वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और उसके साथ में हम कुछ लॉज भी डिस्कस करेंगे, कुछ थ्योरीज डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं रिगार्डिंग दिस ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और इनको हम बहुत ही सरल या मैं बोलूँगा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के साथ साथ में वीनस डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ या वीनस रेडिएशन लॉ, रैलिक जीन्स लॉ, फिर इनके ड्रॉबैक्स, उसके बाद में हम क्वांटम थ्योरी पे आएंगे, वहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी डिस्कस करेंगे, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि ये लॉज किस तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करती है। अब हम आते हैं कि एक्चुअली ब्लैक बॉडी होता क्या है। देखो, कोई भी सब्सटेंस हमें ब्लैक तब दिखता है जब वो सब्सटेंस तमाम विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कुछ भी लाइट वापस रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो सब्सटेंस हमें ब्लैक दिख जाता है। मैंने कहा कि विजिबल लाइट अगर उसने एब्जॉर्ब की सभी की सभी तो वो हमें ब्लैक नज़र आता है, यानी हमें उसका कलर ब्लैक नज़र आता है। अब कोई सब्सटेंस कलर्ड क्यों दिखता है? जब किसी सब्सटेंस पे लाइट पड़ती है, अगर वो उसमें से एक कलर, सपोज रेड कलर उसने रिफ्लेक्ट किया, और रेड कलर जब हमारी आंखों तक आता है तो हमें ये सब्सटेंस रेड दिख जाता है। अगर कोई कलर नहीं आया तो हम समझते हैं कि ये ब्लैक है, यानी हमें ये कलर या ये सब्सटेंस ब्लैक नज़र आता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ब्लैक सब्सटेंसेस सभी लाइट्स को या सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है? मैं बोलूँगा नहीं। ऐसा दुनिया में कोई सब्सटेंस नहीं है जो सब रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे, यानी जो भी रेडिएशन इस पे पड़ जाए उसको एब्जॉर्ब करे। ऐसे कोई सब्सटेंस नहीं है, चाहे वो कितना भी ब्लैक क्यों ना हो। अगर कोई सब्सटेंस ऐसा हो जिसके ऊपर जो भी रेडिएशन डाल दो और वो उसको एब्जॉर्ब करे, तो ऐसी सब्सटेंस को मैं बोलूँगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या बोलूँगा मैं इसको? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो फिर परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या है? मैं बोलूँगा ए बॉडी और ए सब्सटेंस which can absorb all wavelengths या radiations of all wavelengths या frequencies, which can absorb radiations of all wavelengths or all frequencies falling on it is called perfectly black body या perfect black body। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि दुनिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं है। अब सपोज हमारे पास में एक इमेजनरी बॉडी है और वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो मैं बोलूँगा उसकी जो एब्जॉर्प्टिविटी होगी वो 100% होगी, यानी उसके ऊपर जो भी रेडिएशन पड़ेगी वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। मैं बोलूँगा उसमें एब्जॉर्प्टिविटी 100%, यानी 100/100 दैट इज इक्वल टू 1। और दूसरी बात, जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो सकता है, यानी जो परफेक्ट एब्जॉर्बर होगा वो परफेक्ट इमिटर भी होगा। तो इसका मतलब अगर एक ब्लैक बॉडी लेंगे, अगर उसकी एब्जॉर्प्टिविटी 100% है तो उसकी इमिटिविटी भी 100% होगी, यानी 1 होगी। ये चीज़ मैं आपको आगे भी समझाने वाला हूँ, इसलिए फ़िलहाल आप इतना याद रखो। तो इसका मतलब अगर मैं ब्लैक बॉडी के लिए कहूँ कि एब्जॉर्प्टिविटी और इमिटिविटी का जो रेशो है वो क्या रहेगा, तो आप क्या कहेंगे? 1/1, क्योंकि एब्जॉर्प्टिविटी भी 1, इमिटिविटी भी 1। 1 मीन्स 100%, तो मीन्स वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है ये एक आइडियल बॉडी है, यानी ख्याली बॉडी। दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम या कोई सब्सटेंस नहीं है जो रियल ब्लैक बॉडी हो, परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। प्लेटिनम ब्लैक बहुत ही ब्लैक रहता है, उसका एब्जॉर्बिंग पावर बहुत ही हाई है, एब्जॉर्बिविटी बहुत ही हाई है, लेकिन 100% नहीं है, 98%। इस तरह से लैम्प ब्लैक या कार्बन ब्लैक जिसे आप कहते हैं, जो ब्लैक कार्बन रहता है, उसमें अगर आप लाइट डाल दोगे तो वो 96% रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन 4% तो रिफ्लेक्ट करता है। इसको भी मैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं बोल सकता हूँ। ये एफिशिएंट है लेकिन परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है। क्लियर? अब अगर हमें परफेक्टली ब्लैक बॉडी समझनी हो, एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए हम एक ब्लैक बॉडी बना सकते हैं। और वो ब्लैक बॉडी क्या है? मान लो हमने एक बॉल लिया, एक हॉलो बॉल, इसको हमने अंदर से पॉलिश कर दिया ब्लैक कलर से,
सपोज़ प्लेटिनम ब्लैक से कर दिया या लैंप ब्लैक से पॉलिश कर दिया, और इसमें हमने होल कर दिया, होल, और यहाँ पे एक प्रोजेक्शन रख दी इसके बॉल के अंदर, प्रोजेक्शन। मैं समझाता हूँ ये होता क्या। जब इस बॉल के अंदर लाइट पड़ेगी इस होल के थ्रू, तो इस प्रोजेक्शन पे पड़ेगी, प्रोजेक्शन इसको रिफ्लेक्ट करेगा, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर, यानी इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इतना ज़्यादा कि यहाँ से रेडिएशन का निकलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, यानी यहाँ से रेडिएशन नहीं निकलती है बाहर। तो इसको मैं बोल सकता हूँ, इस होल को, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी रेडिएशन पड़ती है वो एब्जॉर्ब होती है, वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ केसेस में थोड़ा बहुत इससे भी रिफ्लेक्शन आ सकता है, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए हम इसको ब्लैक बॉडी मान सकते हैं। इसमें एक छोटा सा पिन होल है, पूरी ब्लैक है, अंदर से भी बाहर से भी, बाहर से कैसा भी कलर हो, अंदर से हमने इसको ब्लैक कर दिया ताकि रिफ्लेक्शन बिल्कुल ही ना हो। हम कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्शन ना हो। तब मैं इस बॉल को नहीं बल्कि इस होल को बोलूँगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी, क्योंकि इस होल पे जो भी लाइट पड़ती है वो अंदर गायब हो जाती है। क्लियर, समझ में आ रही है बात? तो इसको बोल सकता हूँ मैं, ये एक ब्लैक बॉडी है। अब इस ब्लैक बॉडी पे मैंने कहा कि अगर हम रेडिएशन डालेंगे तो ये एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा उल्टा भी बोल दूँ आपको, अगर मैं, चलो इसमें रेडिएशन नहीं डाल रहा हूँ, इसके अंदर मैं इसको सिर्फ हीट कर रहा हूँ बाहर से, जब ये हीट होगा हीट होगा हीट होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रेडिएशंस यहाँ होल से बाहर निकलेंगी, क्योंकि अंदर जब ये गर्म हो जाएगा तो ये रेडिएशंस बाहर फेंकेगा। जिस तरह आपने फर्नेस देखा होगा, फर्नेस या आपने हीटर देखा होगा, उसको हम जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद में वो लाइट इमिट करना शुरू कर देता है। मैंने कहा कि ये परफेक्ट एब्जॉर्बर है, ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, तो ये ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन दे भी सकता है। अब इस चीज़ को अगर हमें समझना हो तो इसके लिए मैं एक एक्सप्लेनेशन आपको दे सकता हूँ। एक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं आपको। सपोज़ एक आयरन रॉड है मेरे पास में, आयरन रॉड को मानता हूँ मैं ब्लैक बॉडी, चलो इसका कलर मैंने ब्लैक रख दिया। जब इस पे लाइट पड़ेगी, लाइट जब पड़ती है आयरन रॉड पे, आपने देखा होगा धूप के दिनों में या जब गर्मी के दिन होते हैं, तो गर्मी के दिनों में अक्सर लोहे के जो रॉड रहते हैं वो गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर रेडिएशंस पड़ती हैं, ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, अच्छा, ये तो एब्जॉर्ब कर दिया। अब अगर सपोज़ ठंडी के दिनों में मैं लोहे के रॉड को हीट कर दूंगा, यानी मैं इसको आग के ऊपर रख दूंगा, तो क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद में ये हीट रेडिएशंस पहले देता है, मैं बोलूँगा आईआर रेडिएशंस। अगर मैं इसको ज़्यादा गर्म कर दूं तो ये लाल कलर का हो जाता है, रेड कलर का, फिर ज़्यादा गर्म कर दूं तो वाइट कलर का हो जाता है, यानी ये उस वक्त लाइट इमिट करता है। ठीक है, यानी ये एब्जॉर्ब भी कर सकता है लाइट को इमिट भी कर सकता है। अब जो लाइट रहती है या मैं बोलूँगा रेडिएशंस जो रहते हैं, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि इनमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रहता है, यह हमें मालूम है। शाबाश। अब ये चीज़ हम यहाँ ब्लैक बॉडी पे भी ये चीज़ अप्लाई करेंगे। सपोज़ हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है, ठीक, ब्लैक बॉडी को मैंने कहा कि ये एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इसको अगर मैं हीट कर दूँ, जितना मैं इसको हीट ज़्यादा कर दूँ, जितना इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा उतना यहाँ से रेडिएशन निकलेंगी। पहले जब कम टेम्परेचर होगा तो ये सिर्फ हीट यानी गर्म रेडिएशंस देगा, जिनको बोलूँगा मैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है, अगर ब्लैक बॉडी समझ में नहीं आ रहा तो आप सिंपली आयरन रॉड को दिमाग में रख सकते हैं। आयरन रॉड को दिमाग में नहीं रखना, मतलब ये आयरन रॉड को एक एग्जाम्पल लेके चलना। सपोज़ मैं आयरन रॉड को पहले थोड़ा गर्म करता हूँ तो ये गर्म हो जाता है, ये हीट रेडिएशंस देता है, यानी आईआर रेडिएशंस देता है। इस तरह से ब्लैक बॉडी भी पहले कम टेम्परेचर पे आईआर रेडिएशंस, फिर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ सपोज़ लोहे की रॉड का, तो ये कुछ रेड कलर का हो जाता है। यहाँ पे भी मान लो, यहाँ पे भी रेड रेडिएशन निकलेंगी, ब्लैक बॉडी में भी ऐसे ही होगा। जिस तरह ओवन काम करता वैसे ये भी काम करेगा। उसके बाद में अगर मैं और हीट बढ़ा दूँ, यानी और टेम्परेचर दे दूँ इसको, तो ये रेड के बाद येलो कलर देगा, जैसे आयरन रॉड देता है। येलो के बाद में वाइट कलर देता है, वाइट के बाद में
शाबाश, ये ब्लू कलर देता है, ब्लू के बाद में वायलेट, और वायलेट के बाद में अल्ट्रा वायलेट देगा, है ना। आयरन रॉड को हमने देखा हुआ है, इसलिए मैंने आयरन रॉड का ही एग्जांपल लिया। इसी तरह से ब्लैक बॉडी में भी ऐसा ही होता है। आप उसको हीट करते जाओ तो आपको पहले विजिबल लाइट मिलेगी, मैंने IR मिलेंगी, फिर IR के बाद विजिबल, विजिबल के बाद में अल्ट्रा वायलेट। यानी जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना हायर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, हायर फ्रीक्वेंसी या हायर एनर्जी की रेडिएशंस मिलेंगी, क्योंकि IR रेडिएशंस की एनर्जी कम, विजिबल की उससे ज़्यादा, और फिर अल्ट्रा वायलेट की उससे ज़्यादा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, शाबाश। आयरन की इन रेडिएशंस के बारे में हमें मालूम है, यहाँ पे जो रेडिएशन निकलती है वो तो हमें मालूम है ना, किस तरह से चेंज होता है, मतलब कलर। अब ब्लैक बॉडी में भी मैंने कहा ऐसे ही होता है। अब ब्लैक बॉडी में टेम्परेचर चेंज करने से जो अलग अलग तरह की रेडिएशन निकलती हैं उनको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को स्टडी किया लार्मर और प्रिंगशीम ने, और इन्होंने कुछ स्पेक्ट्रम निकाला इसका, और वो जो स्पेक्ट्रम है या वो जो रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो, प्रिंगशीम और लार्मर ने वेवलेंथ वर्सेस इमिसिव पावर, या मैं बोलूँगा एनर्जी डेंसिटी, बोलूँगा मैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, इनने ग्राफ प्लॉट किया। इनने क्या देखा, जब हम कम टेम्परेचर देते हैं, कम टेम्परेचर, तो हमें IR रीजन में ज़्यादा रेडिएशंस मिलती हैं, या मैं बोलूँगा यहाँ पे रेडिएशंस तो मिलती हैं, लेकिन ये देखो, जब मैं टेम्परेचर कम रखता हूँ, सपोज 998, तो मुझे ये प्लॉट मिलता है, ये प्लॉट। इस प्लॉट को देखना, गौर से देखना और समझना। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स मिलती है, तकरीबन सभी वेवलेंथ्स यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ अलग वेवलेंथ होगा, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। लेकिन यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाता है, यानी मैं बोलूँगा यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा मिलती है, यहाँ पे नंबर ऑफ रेडिएशन ज़्यादा मिलती है, यानी IR रेडिएशंस, IR रीजन में रेडिएशन ज़्यादा मिलती है लो टेम्परेचर पे। उसके बाद में उन्होंने टेम्परेचर जब बढ़ाया, सपोज 1259 केल्विन किया, तो उनको इस तरह का ग्राफ मिल गया। यानी ये जो लाइन है ये थोड़ी ऊपर चली गई, और साथ ही साथ में ये जो मैक्सिमम है, ये वाला, इसको कहता हूँ मैं लैम्डा मैक्स, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ लेफ्ट की तरफ, यानी लोअर वेवलेंथ की तरफ। उसके बाद में उन्होंने जब 1449 केल्विन लिया तो उनको ये वाला यहाँ पे मिल गया ग्राफ, ये इस तरह का ग्राफ मिल गया, ये लाइन मिल गई, और इनको ये जो मैक्सिमम है, इस जिसको मैं कहता हूँ लैम्डा मैक्स, या मैं बोलूँगा हाईएस्ट इमिसिव पावर, वो इनको इस वेवलेंथ पे मिला। और ये जो वेवलेंथ थी देखो नीचे, ये विजिबल रीजन में आ रही थी। इस तरह से उन्होंने जब और टेम्परेचर बढ़ाया तो उनको सबसे ज़्यादा रेडिएशंस या सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस में मिल गई। अब इस ग्राफ से ये पता चलता है कि कोई भी टेम्परेचर ले लो, आपको हर तरह की रेडिएशंस तो मिलती है, लेकिन एक टाइप की रेडिएशन आपको ज़्यादा मिलती है। जैसे लोअर टेम्परेचर पे आपको IR रेडिएशन ज़्यादा मिली, इसलिए आपको जो आयरन रॉड है, आयरन रॉड सिंपली लोअर टेम्परेचर पे आपको वो हीट रेडिएशंस देता है, वो कोई कलर नहीं देता। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी वो रेडिएशंस तो देगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशंस देगा, लेकिन एक टेम्परेचर पे वो ज़्यादा रेडिएशन देगा, और वो टेम्परेचर है मान लीजिए ये वाला, एक वेवलेंथ पे वो ज़्यादा रेडिएशन देगा। और वो जो वेवलेंथ रीजन है ना, वो है विजिबल रीजन। यानी विजिबल रीजन में सपोज येलो कलर इन्होंने ज़्यादा दे दिया या रेड कलर इन्होंने ज़्यादा दे दिया, ठीक, रेड कलर यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, तो आपको जो सब्सटेंस है वो रेड दिखाई देगा, यानी आपको आयरन रॉड रेड दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लू लाइट इसमें नहीं निकलती, अल्ट्रा वायलेट नहीं निकलती, IR नहीं निकलती, सब निकलती है, सब रेडिएशंस। लेकिन वो वाली रेडिएशंस जो ज़्यादा निकलती है उनका कलर आपको दिख जाता है, वो आपको दिख जाती है क्योंकि उनकी जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम रहती है, वो रेडिएशंस ज़्यादा अमाउंट में निकलती है। और जिस वेवलेंथ पे ज़्यादा रेडिएशन निकल जाए उसको हम कहते हैं लैम्डा मैक्स, ठीक है। IR का लैम्डा मैक्स ये था, ये येलो का मान लो, ये येलो का है। अब हम देखते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो
ग्राफ है, ये आपको इस तरह मिला। लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ाने से आपको जो लैम्ब्डा मैक्स है वो आपको दिख रहा है इधर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेडिएशन सभी बढ़ गई, लेकिन एक टाइप की जो रेडिएशन है वो ज़्यादा बढ़ गई। पहले येलो ज़्यादा थी, लेकिन हायर टेम्परेचर करने से ब्लू लाइट ज़्यादा निकलती है, तो आपको ब्लू कलर दिख रहा है। यहाँ पे आपको सब्सटेंस ब्लू दिखेगी। इस तरह से और टेम्परेचर हाई करने से आपको सपोज वायलेट कलर दिख रहा है, और टेम्परेचर हाई करने से आपको अल्ट्रा वायलेट दिख जाएगा। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से जो वेव लेंथ है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, फ्रॉम हायर वेव लेंथ टू लोअर वेव लेंथ, या फ्रॉम लोअर एनर्जी या लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो एरिया है, एरिया अंडर कर्व, वो बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से एरिया अंडर कर्व बढ़ जाता है। तीसरी बात, टेम्परेचर बढ़ाने से कोई भी रेडिएशन हो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अब ये चीज़ें मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे देखो, जो हमने ग्राफ लिए उसमें हमने जो प्लॉट्स देखे, उसमें हमने देखा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई एक वेवलेंथ ज़्यादा मिलती है। सपोज़ यहाँ पे 998 पे क्या, तो एक वेवलेंथ ज़्यादा मिल गई। ये जो वेवलेंथ है, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है, जिसके नंबर ऑफ रेडिएशन ज़्यादा निकलते हैं, उसको हम कहते हैं लैम्ब्डा मैक्स। क्या कहते हैं? लैम्ब्डा मैक्स। और वही रेडिएशन हमको ज़्यादा ऑब्जर्व होती है, और हमें लगता है कि सब्सटेंस से ही रेडिएशन ज़्यादा मतलब इमिट करता है, बाकी हमें ज़्यादा दिखती नहीं। जैसे ये नहीं दिखेंगी या विजिबल रीजन में नहीं दिखेंगी। ठीक है, जैसे अगर रेड ज़्यादा इमिट किया तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्लू इमिट नहीं किया, ब्लू भी इमिट करता है, लेकिन रेड इतना ज़्यादा इमिट किया कि ब्लू अब दिख ही नहीं रहा है रेड की प्रेजेंस में। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो देखो, ये लोअर टेम्परेचर पे आपको पीक ऐसे आई थी, छोटी मतलब नीचे आई थी पीक, इंटेंसिटी कम, या मैं बोलूँगा एनर्जी डेंसिटी कम थी। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से ये पीक भी ऊपर जाती है, यानी एनर्जी डेंसिटी या इंटेंसिटी या इमिसिव पावर में बोलूँगा, वो बढ़ जाता है। क्लियर? ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पहले लो टेम्परेचर पे देखो इतना एरिया अंडर कर्व था, इतना एरिया, लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये एरिया अंडर कर्व, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया अंडर कर्व। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एरिया अंडर कर्व इंक्रीजेस। तो एरिया अंडर कर्व मीन्स टोटल एनर्जी या टोटल रेडिएशंस इमिटेड पर सेकंड। ठीक है, टोटल रेडिएशंस इमिटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर, या पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड, जिसको मैं कहूँगा एनर्जी डेंसिटी, या मैं बोलूँगा इंटेंसिटी जो रहती है पर सेकंड, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर? टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी डेंसिटी बढ़ जाती है, ये हमने देखा यहाँ पे। और चौथा जो पॉइंट मैं आपको कहने वाला हूँ वो ये है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर लैम्ब्डा मैक्स शिफ्ट्स फ्रॉम हायर वेवलेंथ टू लोअर वेवलेंथ। लोअर वेवलेंथ का मतलब रहता है हायर एनर्जी, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से जो लैम्ब्डा मैक्स है वो लेफ्ट की तरफ मूव होता है। जैसे पहले IR पे आ रहा था, फिर रेड पे आ रहा, फिर येलो पे, फिर ब्लू पे, फिर अल्ट्रा वायलेट पे मिलेगा, यानी फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी जाता है, शिफ्ट होता है। क्लियर? अब इन ऑब्जर्वेशंस को कुछ साइंटिस्ट ने कुछ लॉज से एक्सप्लेन किया। फॉर एग्जांपल, एक लॉ है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो वीन ने दिया था। उसने कहा कि टेम्परेचर चेंज करने से जो लैम्ब्डा मैक्स है वो शिफ्ट होता है या डिस्प्लेस होता है। लैम्ब्डा मैक्स डिस्प्लेसेस। सपोज टेम्परेचर बढ़ाने से लैम्ब्डा मैक्स लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस होता है, शिफ्ट होता है। तो उसने फिर एक लॉ दिया कि लैम्ब्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे आपको लैम्ब्डा मैक्स हायर वेवलेंथ पे दिखेगा, हायर लैम्ब्डा पे दिखेगा, और हायर टेम्परेचर पे आपको कम लैम्ब्डा पे लैम्ब्डा मैक्स दिख जाएगा। सो लैम्ब्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या मैं बोलूँगा लैम्ब्डा मैक्स, इसको इधर ले जाओ, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दो, तो मैं बोल दूंगा लैम्ब्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड वीन्स कांस्टेंट। वीन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब
उसके बाद में दूसरा जो लॉ है दैट इज़ कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वो भी इन्हीं रेडिएशंस के रिगार्डिंग है। हमने देखा कि इंटेंसिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो स्टीफन ने कहा कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और उसने कहा कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज पावर 4 यानी फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ E इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज पावर 4, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू है वो है 56.7 नैनोवाट पर मीटर पर स्क्वायर मीटर पर केल्विन रेज्ड पावर 4, ठीक है। या मैं कहूँगा 56.7 इन 10 रेज्ड पावर -9 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज्ड पावर 4, ठीक है। अब हम इन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करते हैं कि ये रेडिएशंस कैसे निकलती है। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे लॉज दिए गए, उनमें कुछ अहम लॉज जो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला लॉ जो क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ से आया, यानी क्लासिकल लॉ बोलूँगा मैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज हम पहले डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहला लॉ जो था वो था वीनस रेडिएशन लॉ। ऊपर वीनस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ये वीनस रेडिएशन लॉ है। वीन कहता है कि जो रेडिएशंस इस ब्लैक बॉडी की कैविटी में रहती है, जो हम कैविटी बनाते हैं ना ब्लैक बॉडी की, इसमें जो ये इससे जो रेडिएशंस निकलती है, ये रेडिएशंस एक्चुअली ब्लैक बॉडी के अंदर रेजोनेटर्स या मैं बोलूँगा ऑसिलेटर्स की वजह से होती है। और वो ऑसिलेटर्स ने कहा कि वो ऑसिलेटर मॉलिक्यूल्स के इतने होते हैं, मॉलिक्यूल के डायमेंशन के होते हैं, ठीक है। ये इसने कहा कि ऑसिलेटर्स रहते हैं ब्लैक बॉडी में और उसकी वजह से वही ऑसिलेट करते हैं और रेडिएशंस इमिट करते हैं। ये किसने कहा? वीन्स ने। और दूसरा इसने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी निकलती है यानी एनर्जी, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेजोनेटर या ऑसिलेटर। यानी उसके कहने का मतलब था कि ये जो ऑसिलेटर ये वहाँ पे मूव कर रहे हैं, यानी इसके अंदर बॉडी के अंदर, और जितना ये फास्ट मूव करेंगे उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी निकलेगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। तो जितनी तेज़ी से ये भागेंगे या जितनी तेज़ी से ये रेजोनेट करेंगे रेजोनेटर्स, उतनी हाई एनर्जी वहाँ से बाहर निकलेगी। तीसरा इसने कहा जो इंटेंसिटी है यानी ब्राइटनेस ऑफ लाइट, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ रेजोनेटर्स हैविंग पर्टिकुलर एनर्जी, यानी एक पर्टिकुलर एनर्जी या पर्टिकुलर वेवलेंथ देने वाले रेजोनेटर्स कितने हैं। जितने रेजोनेटर्स ज़्यादा होंगे उतने वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशंस बाहर देंगे, यानी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। फॉर एग्जांपल येलो कलर देने वाले रेजोनेटर्स ज़्यादा है तो हमें येलो ही कलर मिलेगा। अगर ब्लू कलर देने वाले रेजोनेटर्स ज़्यादा हैं तो हमें ब्लू कलर ही मिलेगा। अब ये रेजोनेटर्स या ऑसिलेटर्स क्या है ये भी हमें समझ में आ जाएगा। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नेक्स्ट लॉ में देखते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट इसने वीन ने दिया है, इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे इसने एक इक्वेशन दी। वो इक्वेशन क्या थी? वो ये था कि एनर्जी डेंसिटी जो रहती है, एनर्जी डेंसिटी या इमिसिव पावर एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, दैट इज इक्वल टू 8 पाई hc बाय लैम्डा रेज पावर 5 एक्सपोनेंशियल ऑफ -hc kT लैम्डा। लैम्डा है वेवलेंथ यहाँ पे, h मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और t इज टेम्परेचर। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। लेकिन ये जो वीन्स ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की ब्लैक बॉडीज़ को, ये एक्सप्लेन तो कर पाया लेकिन ये एक्सप्लेन कर पाया लोअर वेवलेंथ की रेडिएशंस को। यानी जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ इस तरह आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये एक्सप्लेन करना था इनको ये स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करना था। इसने जो एक्सप्लेनेशन दी उससे ये ग्राफ का ये पोर्शन तो एक्सप्लेन होता है, लोअर एनर्जी वाला, सॉरी हायर एनर्जी वाला या लोअर वेवलेंथ वाला, लेकिन हायर वेवलेंथ वाला पोर्शन इस ग्राफ की, इस इक्वेशन की मदद से एक्सप्लेन नहीं होता, ये बात याद रखना। सो इट एक्सप्लेन्स द स्पेक्ट्रम या दीज प्लॉट्स एट लोअर वेवलेंथ्स ओनली, क्लियर। उसके बाद में आया और एक साइंटिस्ट, रैली या रिले बोलते हैं इसको, रैली, और उसके साथ में और एक था जीन्स, ठीक है। असल में ये रैली ने ये कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद में जीन्स ने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की और इन्होंने एक लॉ दिया। इनका कहना था, रैली का कहना था कि
जो एनर्जी होती है एनर्जी की सिस्टम में, उसमें इक्विपार्टीशन होता है। इक्विपार्टीशन मतलब इनने इक्विपार्टीशन अप्लाई किया किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में। इन्होंने कहा कि जो किसी भी बॉडी में अगर रेडिएशंस है या किसी बॉडी को अगर हम एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है वाइब्रेशनल एनर्जी में, रोटेशनल और काइनेटिक ट्रांसलेशनल में। और ने कहा कि ये जो एनर्जी ये हर एक को बराबर बराबर मिलती है। जैसे वाइब्रेशनल में इतनी एनर्जी जाएगी, रोटेशनल में KT जाएगी और ट्रांसलेशनल में भी KT ही जाएगी। इन्हें इक्विपार्टीशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये तो यहीं पे फेल हो गया, क्योंकि ट्रांसलेशनल में अलग एनर्जी लगती है, रोटेशनल में अलग और वाइब्रेशनल में अलग एनर्जी लगती है। ठीक। दूसरा इसने क्या कहा, दूसरा इसने एक ये बात की कि ब्लैक बॉडी के अंदर जो ये रहती है सरफेस, इस सरफेस में एक्चुअली जो एटम्स रहते हैं, या एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोलूँगा मैं, इनको इसने कहा ऑसिलेटर्स। क्या कहा, ऑसिलेटर्स। इसने कहा ये ऑसिलेटर्स जो है ये क्योंकि एटम्स या मॉलिक्यूल्स के हैं तो इनकी लेंथ भी कम रहती है, कम ही ऑसिलेट करेंगे, ज़्यादा दूर तक ऑसिलेट नहीं कर सकते, छोटे छोटे ऑसिलेशंस करते हैं। तो जितना छोटा ऑसिलेशन करेगा उतना ही छोटा वेवलेंथ भी होगा। इसके हिसाब से अगर सपोज ये ऑसिलेशन इतना है तो इससे छोटा वेवलेंथ निकलेगा, लेकिन अगर ऑसिलेशन बड़ा हो गया तो बड़ा वेवलेंथ निकलेगा, है ना। यानी जैसा जितना बड़ा ऑसिलेशन उतना ये बड़ा वेवलेंथ। और यहाँ पे ये मार खा गया, ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया। तीसरी जो बात इसने की वो इसने की कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो कंटिन्यूअस ट्रैवल करती है, कंटिन्यूअस। यानी वो फोटॉन्स का कंसेप्ट इसके दिमाग में नहीं था, इसके दिमाग में था मैक्सवेल्स लॉ। यानी इसके हिसाब से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये जो लाइट है या लाइट वेव्स हैं, वो ऐसे वेव फॉर्म में कंटिन्यूअसली चलता है। अब अगर एक ऑसिलेटर को मैं सपोज ट्रांसलेशनल एनर्जी भी दे दूँ, ट्रांसलेशनल एनर्जी के रेंज में यानी कम एनर्जी दे दूँ, तो उसमें भी अगर मैं कंटिन्यूअसली वो एनर्जी दे दूँ, वो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करेगा, कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करेगा तो एक टाइम पे वो ऑसिलेट करेगा, है ना। तो इसके हिसाब से अगर मैं किसी सब्सटेंस को रूम टेम्परेचर पे भी रखूँगा, रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैक बॉडी को रूम टेम्परेचर पर रख दिया, तो रूम टेम्परेचर पे भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा 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 और एक टाइम में उसमें एक्यूमुलेट हो जाएगी एनर्जी। बाद में वो मॉलिक्यूलर डायमेंशन यानी छोटे छोटे वेवलेंथ्स, छोटा वेवलेंथ मीन्स हायर एनर्जी, क्योंकि वेवलेंथ अगर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब एनर्जी ज़्यादा। तो इसका मतलब इसके कहने के हिसाब से कि अगर हम किसी चीज़ को रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें एनर्जी एक्यूमुलेट होगी और बाद में वो छोटे छोटे वेवलेंथ्स यहाँ से एमिट करेगा। छोटे छोटे वेवलेंथ मतलब अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हम लो टेम्परेचर पे भी चीज़ों को रखेंगे तो वो भी अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशंस देंगी। या मैं कहूँगा कि अगर हम किसी भी चीज़ को कहीं पे भी रख देंगे तो वो अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशंस ही इमिट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इमिट करेगा। अकॉर्डिंग टू हिम जो एनर्जी डेंसिटी है या मैं बोलूँगा इमिसिव पावर, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज पावर 4। ये सब कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लैम्डा 1 टाइम्स बढ़ाते हैं तो इमिसिव पावर 4 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो 4 टाइम्स बढ़ जाती है। तो इसके हिसाब से ऐसा है कि कम वेवलेंथ्स की इंटेंसिटी कम होगी और ज़्यादा वेवलेंथ्स की इंटेंसिटी कम होगी और छोटे वेवलेंथ्स की यानी कम वेवलेंथ्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे और किसी भी टेम्परेचर पे निकलेंगे। तो मेरे भाई इसका मतलब ये भी हुआ कि दुनिया में फिर कभी अंधेरा नहीं होता, या मैं इसको बोलूँगा ये अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ है। यानी इसके हिसाब से ब्लैक बॉडी कंटिन्यूसली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इमिट करना चाहिए और वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी में, क्योंकि अल्ट्रावायलेट की जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम है। तो इसका मतलब इसका इमिशन ज़्यादा होना चाहिए था। तो यानी यहाँ पे अल्ट्रावायलेट तबाही होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। ठीक है। इसका एक और ये भी मतलब होता है कि
दुनिया में फिर कभी अंधेरा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रेडिएशंस कंटिन्यूसली यानी अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रेडिएशन ज़्यादा से ज़्यादा निकलनी चाहिए हर एक चीज़ में से, हर एक मैटर में से, क्योंकि उसमें वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना रहता है, उसमें छोटे छोटे ऑसिलेटर्स हैं, वो छोटे छोटे वेवलेंथ्स को ज़्यादा इमिट करेंगी चीज़ें, उससे क्या होगा, उससे डार्कनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये यहाँ पे फेल हो जाता है। इसकी इक्वेशन को याद रखना, वीनस रेडिएशन लॉ को याद रखना। ये जो रेडिएशन लॉ है, इस रेडिएशन लॉ का मैं अगर ग्राफ दिखा दूँ आपको, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं वेवलेंथ ज़्यादा रखूँ तो इंटेंसिटी कम होनी चाहिए, जितना मैं वेवलेंथ कम करता जाऊँगा उतना इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ज़ीरो वेवलेंथ हो जाएगा तब इंटेंसिटी इन्फिनिटी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, और इसी को हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी। अब इसके बाद में आती है बारी फाइनल थ्योरी की, दैट इज़ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी ने तमाम कन्फ्यूजन निकाल दिया। देखो रैलिक जो है ना, ये लोअर वेवलेंथ्स पे हायर वेवलेंथ्स पे एक्सप्लेन कर सकता है इस ग्राफ को, लेकिन लोअर वेवलेंथ्स पे ये कर्व यहाँ नहीं मिलती, बल्कि सीधा ऐसे चला जाता है ग्राफ। तो ये पूरा कन्फ्यूजन जो है ये क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए क्वांटम थ्योरी को बीच में आना पड़ा। तो क्वांटम थ्योरी शुरुआत हुई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, यानी प्लैंक्स ने इसकी शुरुआत की। इसने ये कहा कि जो ऑसिलेटर्स रहते हैं ब्लैक बॉडी या किसी भी सब्सटेंस में, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेट करते, ऑसिलेट करते हैं, वो कंटिन्यूसली ऑसिलेट नहीं कर सकती, वो डिसकंटिन्यूसली यानी क्वांटाज में ऑसिलेट कर सकते हैं, यानी स्टेप्स में ऑसिलेट करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कर सकते, यहाँ से वापस। ऐसा नहीं कि ये ऐसे कंटिन्यूसली ऑसिलेट करे फिर ऐसे, ऐसा नहीं है, ये स्टेप्स में, ठीक। और दूसरा, ऑसिलेटर्स की कुछ डेफिनेट एनर्जी लेवल्स रहती है, ये हर एक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता या हर एक एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, एक पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। किस एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट कर सकता है? ये जो एनर्जी, मान लीजिए ऑसिलेटर का ग्राउंड स्टेट ये है और ये इसका एक्साइड स्टेट है, इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, इतनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब भी कर सकता है और इतनी ही एनर्जी ये इमिट भी कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। यानी अगर आप इससे ज़्यादा रेडिएशन दोगे वो इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इससे कम दोगे वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन आप इतना दे दोगे तो इसको एब्जॉर्ब करेगा। इस तरह से जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो वो एनर्जी जो देगा, उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी या वेवलेंथ वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, उससे कम ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आइंस्टाइन ने कहा कि एनर्जी जब निकलती है तो वो पैकेट्स में निकलती है और एक पैकेट की एनर्जी h न्यू के बराबर रहती है, यानी क्वांटाज में निकलती है। h न्यू जो है, इसमें h प्लैंक्स क्वांटम नंबर है और न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी, ठीक। इसको हम आजकल एनर्जी ऑफ फोटोन भी कहते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन, जिन्हें पार्टिकल ऑफ लाइट या क्वांटम ऑफ लाइट। अब इस प्लैंक ने जो लॉ दिया, रेडिएशन लॉ दिया, वो इक्वेशन कुछ इस तरह थी, वो मॉडिफाइड इक्वेशन थी और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इक्वेशन। इसमें इमिसिव पावर जो है, इमिसिव पावर यानी ई लैम्डा, वो इसने बताया कि वो बराबर होगा 8 पाई बोलो या पाई एच सी डिवाइड बाई लैम्डा रेज पावर 5 इंटू 1 बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ एच सी बाई के टी लैम्डा -1। ये माइनस इस एक्सपोनेंशियल है, इसका -1 है, ठीक है। या इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, इसको इसके साथ में सीधा मल्टीपल भी कर सकते हैं ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई लैम्डा यानी इमिसिव पावर इज इक्वल टू 8h पाई सी या 8 पाई एच सी डिवाइड बाई लैम्डा रेज पावर 5 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ एच सी बाई के टी लैम्डा -1। क्लियर? एक ही बात है, ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका पूरा ग्राफ एक्सप्लेन करेगी, पूरा जो स्पेक्ट्रम है एक्सप्लेन करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लो टेम्परेचर या इन केस मैं लो टेम्परेचर छोड़ दो, टेम्परेचर सपोज मैं फिक्स कर देता हूँ और मैं वेवलेंथ को ना
छोटा लेता हूँ, लो वेवलेंथ लेता हूँ, कम वेवलेंथ, तो मैं बोलूँगा लैम्डा टी इज़ स्मॉल। अगर लैम्डा टी स्मॉल है तो क्या होगा, जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये वाला देखो, एक्सपोनेंशियल एच सी बाई के टी लैम्डा, इसमें ये लैम्डा टी मैंने स्मॉल लिया, वेरी मच स्मॉल, तो उससे क्या होगा, अगर ये स्मॉल है तो एच सी बढ़ जाएगा, मैं बोलूँगा फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ एच सी बाई के टी लैम्डा का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, है ना। अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो न्यूमरेटर बढ़ेगा ना, न्यूमरेटर बढ़ गया तो वो फिर इस एक के कंपैरिजन, 1 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अगर इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो इसको कर दो नेगलेक्ट, किसको, 1 को कर दो नेगलेक्ट, तो फिर ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, मैं बोलूँगा ऐसे, ये देखो इसको लिखो या इसको लिखो एक ही बात है, आप ये इसको हटा दो तो ये बन जाएगा 8 पाई एच सी डिवाइड बाई लैम्डा 5 इंटू 1 बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ एच सी बाई के टी लैम्डा, है ना। अब ये जो 1 बाई है ना इसको ऊपर ले जाओ ऐसे, तो ये यानी ये डिनोमिनेटर में था ना एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस, ये डिनोमिनेटर में था, ऊपर ले जाओगे तो ये न्यूमरेटर में जब जाएगा तो यहाँ पे पावर माइनस आ जाएगा, यानी आपको ये इक्वेशन इस तरह मिल जाएगी, ठीक, इस तरह, 1 को मैंने नेगलेक्ट कर दिया। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन देखो और आप वीन्स रेडिएशन लॉ देखो, वीन्स इक्वेशन, ये और ये सेम है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो 1 मिनट रुको, ये हमने अभी पढ़ा था, है ना, ये वीन्स लॉ देखो, ये और ये बिल्कुल एक जैसी, ठीक। तो ये होगा कब, जब आपका वेवलेंथ छोटा है, यानी छोटे वेवलेंथ पे ये वीन्स लॉ को एक्सप्लेन करता है। अब लेते हैं हम बड़ा वेवलेंथ, यानी इफ़ लैम्डा टी इज़ लार्ज, तो क्या हो जाएगा, अगर ये लार्ज है, देखो इस इक्वेशन को फिर से देखना, ये जो मैंने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ बताया, अगर ये लार्ज है, यानी ये इसका एच सी बाई के टी लैम्डा है ना यहाँ पे, अगर ये लार्ज है तो इसका मतलब इसके कंपैरिजन में ये बड़ा है, तो न्यूमरेटर छोटा, तो इसका मतलब इसका वैल्यू फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस का वैल्यू जो है ना बहुत छोटा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू 1। अगर ये छोटा हो गया तो फिर हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी इफ़ लैम्डा टी इज़ लार्ज एक्सपोनेंशियल ऑफ एच सी बाई के टी लैम्डा इज़ मच लेस देन 1, फिर मैं ये लिख सकता हूँ देखो एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स को, ये मान लो एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स के बराबर, मगर कब, इफ़ एक्स इज़ लेस देन 1, मच लेस देन 1, यहाँ पे ये भी तो मच लेस देन 1 है ना, ये तो लेस देन 1 है, तो फिर मैं इसको इसके बदले में ये इक्वेशन, इस तरह का इक्वेशन लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो फिर मैं यहाँ पे एक्स के बदले में क्या है, एच सी बाई के टी लैम्डा, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन है ई लैम्डा इज इक्वल एच 8 पाई एच सी डिवाइड बाई लैम्डा रेज पावर 5, जो प्लैंक्स इक्वेशन है, इंटू 1 बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ एच सी बाई के टी लैम्डा के बदले में क्या लिखूँगा, 1 प्लस एच सी बाई के टी लैम्डा, है ना, और -1, जो इक्वेशन का -1 है ऑलरेडी ये लिख दिया मैंने, क्लियर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये मैंने यही इक्वेशन जो है ना मॉडिफाई कर दिया, एक्स के बदले में मान लो ये रख दो, एक्स के बदले में खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब ये इसके बराबर रख दोगे तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, देखो ये +1 है, ये -1, ये कट, राइट, शाबाश। अब इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, तो ये बन जाएगा ई लैम्डा इज इक्वल 8 पाई एच सी डिवाइड बाई लैम्डा 5 इंटू 1 बाई एच सी बाई के टी लैम्डा, है ना, ये रह गया। अब इसको ये है 1 बाई ए, ये है ना 1 बाई एच सी डिवाइड बाई के टी बाई लैम्डा, इसको ऊपर ले जाइए, उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा के टी लैम्डा डिवाइड बाई एच सी, तो इसके साथ में मल्टीपल है ना, इसका उल्टा करने का, तो ये एच सी और ये एच सी यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन, इसका लैम्डा एक, इसका एक लैम्डा, ये कट, तो क्या रहेगा यहाँ पे, ई लैम्डा इज इक्वल 8 पाई के टी लैम्डा रेज पावर 4। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन देखो, ये रैली इक्वेशन की तरह है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो 1 मिनट रुको, ये है रैली इक्वेशन और ये भी रैली इक्वेशन है, यही मैंने यहाँ पे लिखा था, है ना। तो रैली यानी एट, मैं बोलूँगा लॉन्गर वेवलेंथ, यानी जब वेवलेंथ बड़ा होगा तब ये रैलिग्स लॉ को एक्सप्लेन करता है, और छोटे वेवलेंथ पे ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को एक्सप्लेन करता है। तो इसका मतलब ये वीन्स लॉ को भी एक्सप्लेन करता है, ये रैलिग्स लॉ को भी एक्सप्लेन करता है।
है ना। ये अब इन दोनों को मिला दोगे तो आपको इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा। क्लियर, यानी हमारा जो ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ, हमारा जो स्पेक्ट्रम आ रहा है, इस तरह का स्पेक्ट्रम, इसको प्लैंक्स रेडिएशन लॉ एक्सप्लेन करता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लेंथी है लेकिन मैंने 2 टॉपिक्स एक ही इसमें डिस्कस किए और बहुत सारे लॉज भी इसमें डिस्कस हुए। तो मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए बाय।